हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को कवर किया जाएगा जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। और ये अगर निजी जीवन में भी हम देखें तो हमारे साथ या आपके साथ किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया है, या फिर हम उसकी बात जो उन्होंने हमारे लिए निगेटिव बोला है, हम उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में निरंतर सोचते रहना है। चलिए अब न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि नेट, यहाँ पर निट होगा, जेईई मेंस के लिए यहाँ पर मास्क होगा, मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। तो और दूसरी न्यूज़ है हमारी कि शैक्षणिक संस्थानों को जल्द मिलेगी स्वायत्तता। जेई मेंस और निट का आयोजन सितंबर में निर्धारित तिथियों पर ही होगा। कोरोना काल में हो रही इन परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया गया है। जिनके पास यह नहीं होगा उन्हें सेंटर पर इसे उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 50% नेट केंद्र बढ़ाए गए हैं। इंजीनियरिंग में दाखिले से संबंधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा और मेडिकल में दाखिले से जुड़ी राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा को लेकर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जेई मेंस और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने की अफवाहों के बाद एनटीए फिर सामने आया। एनटीए ने बताया कि जेई मेंस की 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। करीब 6.49 लाख आवेदकों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। जेई मेंस परीक्षा के लिए करीब 8.58 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। एनटीए का कहना है कि बाकी छात्र भी आने वाले दिनों में प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे। वहीं कोविड के संक्रमण को देखते हुए 99% से ज़्यादा आवेदकों को उनकी पहली पसंद के सेंटर ही आवंटित किए गए हैं। कुछ छात्रों ने सेंटर बदलने के लिए भी आवेदन किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, शैक्षणिक संस्थानों को मिलेगी जल्द स्वायत्तता। उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने की मुहिम अब और तेज होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इसे लेकर काम करना शुरू भी कर दिया है। संबद्ध कॉलेजों को इस मुहिम में फिलहाल सबसे ऊपर रखा गया है, जिन्हें एक चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता दी जाएगी। पहले चरण में विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की स्वायत्तता को खत्म किया जाएगा। अब विश्वविद्यालय से सिर्फ 300 कॉलेज ही संबद्ध हो सकेंगे। मौजूदा समय में बड़ी संख्या में ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिनसे करीब 700 कॉलेज संबद्ध हैं। देश में फिलहाल 40,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। यूजीसी ने यह पहल नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता पर उठाए गए सवालों के बाद की है। तो ये नेशनल न्यूज़ की दो हेडलाइंस थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब व टिकटॉक के 23.5 करोड़ यूजर का डाटा लीक। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के लगभग 23.5 करोड़ यूजर का डाटा लीक हो गया है। सभी यूजर के निजी प्रोफाइल डार्क वेब पर मौजूद हैं। उपभोक्ताओं के हित में काम करने वाली वेबसाइट कंपैरेटेक के सिक्योरिटी रिसर्च के अनुसार इस डाटा चोरी के पीछे एक असुरक्षित डाटाबेस है। इंस्टाग्राम का स्वामित्व जहां फेसबुक के पास है, वहीं शॉर्ट वीडियो मैसेजिंग ऐप टिकटॉक को चीन की बाइटडांस नियंत्रित करती है। यूट्यूब का मालिकाना हक गूगल के पास है। फोर्ब्स ने सिक्योरिटी रिसर्च के हवाले से बताया कि यूजर्स का डाटा
कई डाटा सेट से फैला हुआ था और प्रोफाइल रिकॉर्ड इंस्टाग्राम से छिन गए थे। जो डाटा लीक हुए हैं उनमें 4.2 करोड़ टिकटॉक यूजर्स के हैं, जबकि 40 लाख यूट्यूब यूज़र के करीब हैं। बाकी डाटा इंस्टाग्राम यूज़र के हैं। 5 रिकॉर्डों में से एक में यूज़र का टेलीफोन नंबर या ईमेल एड्रेस, प्रोफाइल नाम, पूर्ण वास्तविक नाम, प्रोफाइल फ़ोटो, अकाउंट का विवरण, फॉलोअर्स की संख्या और लाइक्स इत्यादि शामिल थे। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। और अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, चीन आयातित सोलर उपकरणों पर लगाया जाएगा लगाम और अटकी आवासीय परियोजनाओं को मिलेगा 10,300 करोड़ रुपए का फंड। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सौर ऊर्जा उद्योग से चीन की कंपनियों को बाहर करने और भारतीय कंपनियों को मजबूत करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी सरकार सोलर मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स और इन्वर्टर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। वैसे नवीन ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पहले ही इस बारे में अपनी मंशा जता दी थी, लेकिन अंतिम फैसला गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बुलाई गई एक अहम बैठक में किया गया है। सोलर सेक्टर से जुड़े कुछ उपकरणों पर तो इसी वर्ष अक्टूबर से आयात शुल्क लगाए जाएंगे। कुछ उपकरणों पर अगले वर्ष जुलाई से बेसिक सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। भारत में लगाई जाने वाली सौर परियोजनाओं में 70 से 90% तक उपकरण चीन निर्मित होते हैं। सीमा शुल्क लग जाने के बाद इनका आयात महंगा होता है और कंपनी भारत में ही इन उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित होगी। नेक्स्ट है न्यूज़ है कि वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग योजना के तहत अब तक 10,300 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत देश भर की 101 अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दी गई है। इससे देश भर में 71,559 आवास इकाइयों को पूरा किया जा सकेगा और आवेदनकर्ताओं को उनके फ्लैट मिल सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि कुल 101 परियोजनाओं की फंडिंग को अब तक मंजूरी दे दी गई है, जिनमें 22 को अंतिम मंजूरी मिल गई है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कमला हैरिस पर व्यर्थ का विमर्श। यदि बिडेन हैरिस की जोड़ी चुनाव जीतती है तो भारत अमेरिका संबंध कमला हैरिस की भारतीय जड़ों या फिर उनके पुराने बयानों से निर्धारित नहीं होंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा है फिल्मी दुनिया के अंधेरे पक्ष। आज फिल्मी दुनिया में सफलता एक ऐसा मानक बन गया है जिनमें सारी स्याह बातें छिप जाती हैं। और इसी पर लिखा गया आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है साहित्यकार क्षमा शर्मा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा स्वायत्त कॉलेज। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अमल में विश्वविद्यालय अनुदान की ओर से जो कॉलेज संबद्ध किए गए हैं और जो किए जाने हैं उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कमला हैरिस पर व्यर्थ का विमर्श। जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाकर नीरस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कैलिफोर्निया की सीनेटर हैरिस एक वक्त खुद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में बिडेन की प्रतिद्वंदी रह चुकी हैं। यह निश्चित ही ऐतिहासिक पड़ाव है जहां किसी बड़ी पार्टी द्वारा उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनाई जाने वाली कमला हैरिस पहली अश्वेत और एशियाई अमेरिकी महिला हैं। पुलिस द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन जब चुनावी बयार को प्रभावित दिख रहे हैं, तब डेमोक्रेट्स के लिए महत्वपूर्ण था कि वे अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाएं। हैरिस के नामांकन के साथ उम्मीद है कि यह तबका बिडेन के पीछे एकजुट होगा। अश्वेत मतदाताओं की अहमियत न केवल मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और
विस्कॉनिंस जैसे कांटे की टक्कर वाले राज्यों में बढ़ेगी, बल्कि जॉर्जिया और फ्लोरिडा जैसे रिपब्लिकन झुकाव वाले राज्यों में भी ऐसा होने के आसार हैं। हैरिस युवा मतदाताओं से जुड़ाव में भी मददगार होंगे, जिनकी आकांक्षाएं शायद 77 वर्षीय बिडेन उतने बेहतर तरीके से ना व्यक्त कर पाएं। उम्र के इस पहलू ने इन अटकलों को भी बल दिया है कि बिडेन एक ही कार्यकाल पूरा कर सकेंगे और 2024 के लिए हैरिस राष्ट्रपति की संभावित दावेदार हो सकती हैं। कमला हैरिस पर हमला करने में ट्रंप ने कड़े शब्दों का चयन किया था। वहीं हैरिस के नामांकन ने भारत में यह बहस छेड़ दी है कि क्या वह बदलाव लाएंगी और भारत अमेरिका रिश्तों के भविष्य की तस्वीर कैसी होगी। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, अमेरिका के लिए भारत एक अमूल्य साथी रहा, जिसे लगातार लुभाने के प्रयास होते रहे। वहीं भारत से जुड़े मुद्दों पर हैरिस के पुराने बयान भारतीय नीतियों के खिलाफ रहे। अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों को याद दिलाना चाहते हैं कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं और हम हालात पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। अगर दखल देने की जरूरत होती है तो वह भी किया जाएगा। उन्होंने विदेश मंत्रालय की संसदीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा भाग न लेने की भी आलोचना की थी, जिन्होंने प्रमिला जायसवाल की मौजूदगी के कारण उस बैठक से किनारा किया था। अमेरिकी विदेशी नीति का एजेंडा 21वीं सदी में बुनियादी वास्तविकताओं के आधार पर तैयार होता है। जब बात भारत अमेरिका संबंधों की आती है तो उस पर व्यक्तिगत लंबे समय तक हावी नहीं होते हैं। बराक ओबामा ने जब कार्यभार संभाला तब परमाणु अप्रसार से लेकर कश्मीर तक भारत को लेकर उनका एक तय रुख था। इन मुद्दों पर वह नई दिल्ली को चुनौती देना चाहते थे, पर कार्यकाल के अंत तक उनकी धारणाएं बदल गईं और वह भारत के सबसे बड़े हितैषी बन गए। ट्रंप ने भी अपने चुनाव अभियान में चीन के साथ भारत को भी आड़े हाथों लिया था, पर उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका रिश्तों में और मजबूती आई है। यह बिडेन हैरिस की जोड़ी चुनाव जीतती है। यदि बिडेन हैरिस की जोड़ी चुनाव जीतती है तो भारत अमेरिकी संबंध हैरिस की भारतीय जड़ों या कश्मीर पर उनके बयान से नहीं, बल्कि उन बुनियादी वास्तविकताओं से निर्धारित होंगे जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी सब फिजूल की बातें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फिल्मी दुनिया के अंधेरे पक्ष। हिंदी फिल्मों में युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 2 माह बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उनकी मृत्यु किन हालात में हुई और वह हत्या थी या आत्महत्या, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के पहले विभिन्न टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में जैसा अभियान चला वह अभूतपूर्व है। सुशांत से पहले भी कई अभिनेता अभिनेत्रियों ने आत्महत्या की है, मगर याद नहीं पड़ता कि उनके बारे में किसी ने इतनी चिंता प्रकट की हो जिस तरह यह अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों को देखा जाए तो हर साल अपने देश में करीब 90,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं। वे तरह तरह की मुश्किलों का सामना न कर पाने के कारण ऐसा कदम उठाते हैं। इनमें से बहुत से युवा ही होते हैं, लेकिन ये गरीब गुरबे किसी खबर में जगह नहीं पाते हैं। क्या इन मौतों की इतनी गहन जांच पड़ताल होती है? साल में करीब 90,000 आत्महत्याएं कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, लेकिन वे ना तो सेलिब्रिटी होते हैं और ना ही उन्हें सामने रखकर किसी चुनाव में हार या जीत तय हो सकती है। सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई इसका पता लगाना ही चाहिए, मगर मीडिया और नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि ये 90,000 के लगभग लोग उनकी चिंता का विषय क्यों नहीं है। अभिनय आए या ना आए, अगर आप किसी बड़े फिल्मी परिवार से जुड़े हैं तो आपकी फिल्मों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है, वरना तो हर साल लाखों युवा युवतियां फिल्मों में भाग्य आजमाने मुंबई आते रहते हैं, बाकी सफलता की राह देखते देखते खत्म हो जाते हैं। फिल्मी दुनिया में महिलाओं के शोषण की तो बात ही क्या है। जब हजारों की नौकरी पाने के लिए महिलाओं को तमाम तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है तो मामला करोड़ों का होता है। भाई भतीजावाद की तरह कास्टिंग काउच फिल्मों की एक भयानक सच्चाई है, लेकिन कितनी अभिनेत्रियों को इस सच के बारे में बातें करते देखा गया है। कुछ को तो इससे संघर्ष का हिस्सा भी बनते हुए देखा गया है। फिल्मी जगत में अभिनेता और अभिनेत्रियों के मेहनताने में भी बहुत अंतर है, लेकिन युवाओं के लिए खुद को रोल मॉडल बताने वाले और मंच पर क्रांति और बदलाव का उपदेश बधारने वाली अभिनेत्रियां इस भेदभाव के विरुद्ध कितनी आवाज़ उठा पाती हैं। वे उन महिलाओं को सच्चाई से रूबरू नहीं करा पाती जिनसे यह कहती रहती हैं
कि वे चाहे कर सकती हैं। बीते जमाने की अभिनेत्री हंसा वाडकर बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में फिल्म जगत के शोषण को बयान किया था, लेकिन सवाल यही है कि आज की अभिनेत्रियां इन बातों पर मौन क्यों रहती हैं। ध्यान रहे कि कई अभिनेत्रियां बयान दे चुकी हैं कि शोषण आखिरकार कहां नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्वायत्त कॉलेज। नई शिक्षा नीति पर अमल के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों को स्वायत्त करने की प्रक्रिया शुरू किया जाना बताता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अपनी इस नीति को हकीकत में बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का परिचय दिया भी जाना चाहिए क्योंकि नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है और इस लंबे कालखंड में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में खासी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण तमाम विश्वविद्यालयों से जरूरत से ज़्यादा कॉलेजों का संबद्ध होना भी है। कुछ दिन पहले एक ऐसे विश्वविद्यालय का जिक्र खुद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था जिससे 800 कॉलेज संबद्ध थे। शिक्षा मंत्री के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति तो इन कॉलेजों के प्राचार्य के नाम से भी परिचित नहीं होते। यह स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे विश्वविद्यालय अपवाद भर नहीं हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में 1 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय हैं जिनमें 500 से ज़्यादा कॉलेज संबद्ध हैं। कोई भी विश्वविद्यालय इतने अधिक कॉलेजों के कामकाज की निगरानी नहीं कर सकता है और न ही उनमें पठन पाठन की गुणवत्ता को बनाए रख सकता है। हैरत नहीं है कि इसी कारण देश में तमाम विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने का जरिया भर बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को उच्च शिक्षा के नाम पर की जाने वाली खानापूर्ति के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, खेल रत्न साक्षी और मीराबाई को अर्जुन पुरस्कार नहीं। खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को पूर्व में खेल रत्न हासिल करने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक और भारोत्तोलक मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है, जिससे इस साल यह पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 27 रह गई है। हालांकि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई थी, खेल मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। पिछले सप्ताह जस्टिस मुकुंदकम शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 29 खिलाड़ियों के नाम खेल मंत्रालय के पास भेजे थे। इन सूची में साक्षी मलिक और मीराबाई चानू का नाम भी शामिल था, लेकिन इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने का अंतिम फैसला खेल मंत्री किरण रिजिजू पर छोड़ दिया गया था। इन दोनों को पहले ही खेल रत्न मिल चुका था। इनके नाम शामिल करने की आलोचना भी हुई थी। तो ये आज का यानी 22 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।